हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपकी एजुकेटर रक्षा मिश्रा। इस क्लास में हम लोग एंटीरोग्रेड पाथवे को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे अभी तक हम लोगों ने सिक्रेटरी पाथवे पढ़ा, तो उसमें ये चीज़ देखी है कि जो प्रोटीन्स ER की है, गोल्गी, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स है, उन सभी का सिंथेसिस सिक्रेटरी पाथवे के थ्रू होता था। शुरुआत में हमने ये देखा कि प्रोटीन्स ER में बनी है। ठीक, तो होता ये है कि अगर प्रोटीन्स ER की है तब तो चलो ठीक है, वो वहीं बन रही है, उससे कहीं जाना नहीं है। लेकिन अगर प्रोटीन्स ER की नहीं है, ये प्रोटीन्स अगर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की है, प्रोटीन्स अगर लाइसोसोम की है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है या सिक्रेटरी प्रोटीन्स है, तो इस कंडीशन में जो प्रोटीन्स ER में बनी है उसको उसकी जगह पहुंचाना है। ठीक, तो यहाँ पर फिर क्या होता है, वेस्कल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो पूरी जो आप प्रोटीन्स टारगेटिंग पढ़ते हैं वहाँ पर टोटल 3 तरीके की वेस्कल्स बनती हैं। कॉप 2 कोटेड वेस्कल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ, देखिए, कॉप 2 कोटेड वेस्कल्स का फॉर्मेशन होता है, कॉप 1 कोटेड वेस्कल्स बनती हैं और कुछ क्लैथ्रिन कोटेड वेस्कल्स का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है। ये 3 टाइप्स की वेस्कल्स का जो फॉर्मेशन है ये पूरी प्रोटीन्स टारगेटिंग में होता है। अब बात ये आती है कि कहाँ पर कॉप 2 कोटेड वेस्कल्स बनती है, कहाँ पर कॉप 1 बनती है और कहाँ पर क्लैथ्रिन कोटेड वेस्कल्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉप 2 कोटेड वेस्कल्स की। ये जो आप टेबल देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ही याद कर लेते हैं तो भी काफ़ी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। कॉप 2 कोटेड वेस्कल्स की अगर बात की जाए तो ये वेस्कल्स जो है ये तब बनती है जब प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट ER से सिस गोल्गी में किया जा रहा हो। मतलब प्रोटीन जो है वो ER में बन गई है, लेकिन वो प्रोटीन्स ER की नहीं है, वो प्रोटीन्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स की है या लाइसोसोम की है। तो उस प्रोटीन्स को पहले गोल्गी में भेजा जाएगा। अगर वो प्रोटीन्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स की है तब तो वो वहीं रुक जाएगी, लेकिन अगर वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की नहीं है तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सॉर्टिंग, मतलब कि प्रोटीन्स की छटनी करना। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स की छटनी करता है, वो ये देखता है ये प्रोटीन्स कहाँ की है, वो देखेगा कि ये प्रोटीन्स लाइसोसोम की है तो उस प्रोटीन्स को फिर लाइसोसोम भेज दिया जाएगा। ठीक, लेकिन कॉप 2 कोटेड वेस्कल्स बनी कब, जब प्रोटीन्स जो है वो ER से आगे की तरफ जानी है। ER की प्रोटीन्स नहीं है, वो प्रोटीन्स गोल्गी की हो सकती है, लाइसोसोम की है। तो उस कंडीशन में अगर प्रोटीन्स को आगे भेजना है ER से सिस गोल्गी में तो कॉप 2 कोटेड वेस्कल्स बनती हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की मेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है पूरी जो वेस्कल्स है उसकी असेंबली में, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है Sec23 और 24, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो वेस्कल्स की असेंबली में इन्वॉल्व होने वाली जो जी प्रोटीन्स होती है वो होती है SAR1। ये मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स में आती हैं, रैस सुपर फैमिली मेम्बर ही है ये, तो इसमें आती है SAR1। सेकेंड जो हम लोग वेस्कल्स की बात कर रहे हैं ये है कॉप 1 कोटेड वेस्कल्स। इन वेस्कल्स का फॉर्मेशन तब होता है जब प्रोटीन्स जो कि ER की थी और गलती से वो सिस गोल्गी में चली गई। ठीक, तो उस कंडीशन में जो ER की प्रोटीन्स जो कि सिस गोल्गी में चली गई है बाय मिस्टेक, तो उसको फिर से वापस जब ER में लाया जाता है तो उस कंडीशन में फिर कॉप 1 कोटेड वेस्कल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ जो दिया है इन्होंने सिस गोल्गी टू ER, मतलब सिस गोल्गी से अगर प्रोटीन्स ER में जा रही है तो फिर क्या होगा, कॉप 1 कोटेड वेस्कल्स का फॉर्मेशन होगा और इसे ही रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। यहाँ पर कुछ कोटोमर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जिनकी मदद से असेंबली की जाती है, और मेन जो जी प्रोटीन्स होती है वो होती है ARF। फिर बात आती है क्लैथ्रिन कोटेड वेस्कल्स की। तो क्लैथ्रिन कोटेड वेस्कल्स जो है ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से आगे प्रोटीन जब पहुंचती है, जैसे मतलब TGN से या ट्रांस गोल्गी नेटवर्क से प्रोटीन्स को अगर लाइसोसोम में ले जाना है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचाना है या प्रोटीन्स को सिक्रीट होना है, तो फिर TGN से फिर जो वेस्कल्स बनती हैं वो क्लैथ्रिन कोटेड वेस्कल्स ही बनती हैं। तो यहाँ पर क्लैथ्रिन AP1 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है। डिपेंड ये करता है कि सिग्नल सीक्वेंस कौन सा है। क्लैथ्रिन और GGA का भी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। ठीक, TGN से अगर एंडोसोम में जा रही है, स्पेशली जब आप लाइसोसोम प्रोटीन्स टारगेटिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम क्लैथ्रिन AP1 और क्लैथ्रिन GGA
कोटिंग वेसिकल्स का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। और अगर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्लैचिन AP2 कोटेड होती है, ठीक। मतलब AP2 तब आता है जब एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हो। एंडोसाइटोसिस कब होता है? जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन्स थी लाइसोसोम की, लेकिन गलती से वो बाहर सिक्रीट कर दी गई, तो उसको फिर से वापस लाया जाता है सेल के अंदर, तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस से ही वो अंदर आएगी। तो ऐसी कंडीशन में जब एंडोसाइटोसिस होगा तो क्लैचिन हमेशा AP2 के साथ इन्वॉल्व होगी, ठीक। अगर लाइसोसोम प्रोटीन्स टारगेटिंग है तो क्लैचिन AP1 के साथ होगी या GGA के साथ होगी। और वहीं कुछ जगह पर क्लैचिन AP3 का भी है, केवल AP3 का एसोसिएशन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर क्लैचिन नहीं होती, केवल AP3 रहेगी और G प्रोटीन्स का एसोसिएशन रहेगा, ठीक। तो ये कुछ वेसिकल्स थी जो हम लोग इस पूरी प्रोटीन्स टारगेटिंग में पढ़ते हैं। तो मेनली आज जो क्लास है उसमें हम लोग एंटीरोग्रेट ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉप जो 2 कोटेड वेसिकल्स है उसकी असेंबली कैसे हो रही है, Sec23, 24 कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो फिगर है इससे एक बार हम लोग थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ये है रफ ER, ठीक। और यहाँ पर दिया गया है सिस गोल्गी। तो प्रोटीन्स जो थी वो बनी कहाँ थी? ER में बनी थी। सिक्रेटरी पाथवे में हम लोगों ने पढ़ा भी, जो प्रोटीन्स बन रही है ER में बन रही है। मॉडिफिकेशन भी कहाँ पर हो रहा है? ER में हो रहा है, ठीक। प्रोटीन्स ER में बन गई और उसके बाद देखा ये गया कि प्रोटीन्स जो थी वो ER की नहीं थी, ये प्रोटीन्स जो थी वो आगे की थी। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रोटीन्स जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप्स की बनी, अब उन प्रोटीन्स को आगे भेजने की तैयारी करी जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? वेसिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। और इस वेसिकल्स स्पेशली कौन सी वेसिकल्स बनी है? COP2 कोटेड वेसिकल्स बनेगी, ठीक। और ऐसी कंडीशन में इन COP2 कोटेड वेसिकल्स की मदद से इन प्रोटीन्स को कहाँ पर पहुँचा दिया गया? सिस गोल्गी में पहुँचा दिया गया, ठीक। तो ये जो आप ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं इसे बोला जाता है एंटीरोग्रेट ट्रांसपोर्ट, ठीक। मतलब ER से अगर सिस गोल्गी में प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट COP2 कोटेड वेसिकल्स की मदद से करते हैं तो उसे एंटीरोग्रेट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखिए कि ये जो वेसिकल्स बनी है, जैसे अगर आप इसी वेसिकल्स की बात कर लीजिए, ये जो प्रोटीन्स है ये ER की प्रोटीन्स इंडिकेट करी जा रही हैं कि ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स है जो ER की मेम्ब्रेन में है, ER की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। कुछ ये जो प्रोटीन्स आप देख रहे हैं ये ER की सॉल्युबल प्रोटीन्स है। लेकिन जब यहाँ पर वेसिकल्स का फॉर्मेशन हुआ तो वेसिकल्स तो कहीं से भी बन सकती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये केवल ये जो मेम्ब्रेन पड़ रही है यहाँ से बने, कोई फिक्स तो है नहीं, कहीं से भी वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो सकता है। और अगर वेसिकल्स बनेगी तो मान लीजिए अगर यहीं से अगर वेसिकल्स बन रही होती तो ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है ये शायद वेसिकल्स में आ जाती, ER की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। तो वही चीज़ खैर यहाँ पर हुई है कि यहाँ पर वेसिकल्स बनी और ये गलती से जो ER की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थी या ER की जो सॉल्युबल प्रोटीन्स थी वो कहाँ चली गई? सिस गोल्गी में। अब ये प्रोटीन्स कहाँ पर आ गई हैं? सिस गोल्गी में। तो इन प्रोटीन्स को वापस जब सिस गोल्गी से ER में लाया जाता है तो उसे बोला जाता है रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो उसे रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है कि मतलब कि कभी मोस्टली यही देखा जाता है कि ER की जो प्रोटीन्स है अगर वो गलती से चली गई है सिस गोल्गी में तो उसको वापस जो लाया जाता है ER में वो रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होता है। और यहाँ पर ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पर COP1 कोटेड वेसिकल्स बनती है जबकि एंटीरोग्रेड में COP2 कोटेड वेसिकल्स बनती है। हम लोग को इसी पूरे ट्रांसपोर्ट के बारे में ही आज पढ़ना है। यहाँ जो आप टेबल देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सिग्नल सीक्वेंस दिए गए हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्पेशली जो ER की सॉल्युबल प्रोटीन्स होती है, मतलब स्पेशली ER की रेसिडेंट सॉल्युबल प्रोटीन्स है, उनमें जो सिग्नल सीक्वेंस होता है वो होता है केडल, ठीक। अब ये केडल जो सॉल्युबल प्रोटीन्स है जो कि ER की है, अगर गलती से ये चली गई सिस गोल्गी में तो ऐसी कंडीशन में इसको फिर से सिस गोल्गी से वापस लाया जाता है ER में। तब यहाँ पर जो वेसिकल्स इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं COP1 कोटेड वेसिकल्स। क्यों? क्योंकि ये रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट है।
प्रोटीन्स है ER की चली गई है गलती से सिस गोल्गी में और अब उसको वापस लाया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो केटल रिसेप्टर्स हैं वो मेनली कहाँ पर एक्टिव रहेंगे? सिस गोल्गी मेम्ब्रेन में। ठीक, केटल रिसेप्टर्स इन सिस गोल्गी मेम्ब्रेन, मतलब अगर हम लोग प्रोटीन विद सिग्नल, मतलब प्रोटीन्स जो रिसेप्टर्स है वो सिग्नल के साथ रिसेप्टर जो है वो सिग्नल के साथ कब एसोसिएट होगा? सिस गोल्गी में। ठीक, फिर उसके बाद आता है साइटोप्लाज्मिक सॉर्टिंग सिग्नल, जैसे कि लाइसिन XX शॉर्ट फॉर्म में KKXX कहा जाएगा, ये ER की मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। ठीक, तो इन केस में यहाँ पर अगर रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है गलती से, अगर ये वेस्कल्स बन रही थी और वेस्कल जब फॉर्मेशन हो रहा था और उस समय यही मेम्ब्रेन प्रोटीन्स उस वेस्कल्स में मतलब इंसर्ट हो गई, जहाँ से बन रहा था उसी मेम्ब्रेन में ही ये थी, तो उस केस में ये प्रोटीन्स कहाँ चली जाएगी? सिस गोल्गी में, और इसको वापस लाया जाएगा। तब उस केस में यहाँ पर COP1 रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पर ER रेसिडेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के केस में डाई आर्जिनिन सीक्वेंस है, X आर्जिनिन X, तो इस केस में भी COP1। और ये जो आप देख रहे हैं ये है कार्गो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन ER, मतलब वो प्रोटीन जो कि ER की नहीं जिसे आगे पहुंचाना है, तो उस केस में यहाँ पर COP2 कोटेड वेस्कल्स है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब मेन जो टॉपिक है आज का, एंटीरोग्रेड पाथवे। हालांकि एंटीरोग्रेड और रेट्रोग्रेड पाथवे में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस ये आता है कि जो जी प्रोटीन्स है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, बस बाकी सिमिलरिटी रहती है। तो मेनली जो बुक है आपकी, जैसे कि मैंने जो ये कंटेंट है मेनली लॉडिस से लिया है, तो उसमें एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर आपको दिखाया जाता है। बुक में भी एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट आपको थोड़ा डिटेल में बताया जाता है, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ पॉइंट बताए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने जो एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट है या पाथवे है उसके बारे में डिटेल में बात करी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर जो भी एंटीरोग्रेड या रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें जो इन्वॉल्व होने वाली जो जी प्रोटीन्स है वो कौन कौन सी हैं? एक है ARF, ठीक, ADP राइबोसाइलेशन फैक्टर्स, और दूसरी है SAR1। ये दो जी प्रोटीन्स होती हैं और दोनों ही किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? ये दोनों ही आती है रैस सुपर फैमिली से, तो दोनों का नेचर कैसा हो गया? मोनोमेरिक। ये भी है, रैस भी मोनोमेरिक, तो ये भी कैसी है? मोनोमेरिक, क्योंकि उसी फैमिली का ये हिस्सा है। अब ARF की बात की जाए तो ये COP1 और जो क्लैथरिन कोटेड वेस्कल्स की जो असेंबली होती है वहाँ पर ARF आती है। SAR1 आती है जब COP2 कोटेड वेस्कल्स की असेंबली होती है। केवल एक जगह SAR1 आती है, बाकी जगह ARF ही आ रहा है। ठीक है, मतलब एंटीरोग्रेड जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सिर्फ आपको SAR1 मिलेगा, बाकी और रेट्रोग्रेड है और इसके अलावा आगे जो टीजन से आगे जो भी ट्रांसपोर्टिंग होती है वहाँ जो वेस्कल्स बनती हैं उन सभी में ARF ही इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अब कैसे ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं जी प्रोटीन्स की, तो इस फिगर में ये जो आप देख रहे हैं ये है SAR1। ठीक, मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स, रैस सुपर फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक, अब जी प्रोटीन्स के बारे में खैर सभी लोग जानते हैं, इतना तो खैर सभी को पता है कि जी प्रोटीन्स के केस में ये होता है कि अगर चाहे जी प्रोटीन्स ट्राइमेरिक हो या मोनोमेरिक हो, अगर वो GTP के साथ एसोसिएटेड होगी तब तो वो एक्टिव होती है, लेकिन यही जी प्रोटीन्स अगर GDP एसोसिएटेड होती है तो फिर वो इनएक्टिव होती है। ये तो बेसिक है, सभी को पता होगा। ठीक, तो इतना कुछ हम नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए बात ये हो रही है कि ये जो SAR1 है शुरुआती कंडीशन में अभी किस कन्फर्मेशन में? GDP बाउंड फॉर्म में है। ठीक, GDP कन्फर्मेशन में, तो होगा क्या जब यहाँ पर एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है, तो ये जो आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ER की मेम्ब्रेन है, मतलब ये ER की मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ ER की मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये ER का लिमन है, बाहर क्या है? साइटोसोल। अब यहाँ पर एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ? प्रोटीन जो ER में बन रही थी वो प्रोटीन्स को आगे भेजा जा रहा है सिस गोल्गी में, तो उसके लिए यहाँ पर मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स आती है।
ठीक, जो अभी कैसी है जीडीपी कन्फर्मेशन में, मतलब कि इनएक्टिव है। अब यहाँ पर ईआर की मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है सेक12। ये जो आप देख रहे हैं ये है सेक12। ये सेक12 फंक्शन करता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर्स की तरीके। ठीक, तो ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर्स क्या करेगा, SAR1 में जो ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड लगा है मतलब कि जीडीपी, उसको एक्सचेंज कर देगा। जैसा इसका नाम है वही काम करता है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर्स। तो ये जो ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड लगा है जीडीपी, उसको ये एक्सचेंज कर देगा किसके साथ, जीटीपी के साथ। तो ये जो सेक12 है ये फंक्शन करता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर्स के तरीके, और SAR1 जो कि मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स है उसमें जो जीडीपी लगा है उसको जीडीपी से ये एक्सचेंज कर देगी। अब जब ये SAR1 है इसमें जब जीटीपी आकर बाइंड करता है तो इसमें क्या बदलाव आते हैं। जैसे ही SAR1 में जीटीपी आकर बाइंड करता है तो आप खुद देख रहे हैं कि ये जो इसका एन टर्मिनस है, हाइड्रोफोबिक एन टर्मिनस, ये वाला अभी पूरा एक तरीके से जुड़ा हुआ लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये जीटीपी कन्फर्मेशन है या जो इसकी एक्टिव कन्फर्मेशन है, इसमें अगर आप देखें तो इसका ये जो हाइड्रोफोबिक एन टर्मिनस है ये कैसा हो गया, ओपन हो गया, और इसकी मदद से ये ईआर की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हो गया, मतलब कि उसमें आसानी से इंसर्ट हो गया। ठीक, ऐसे क्या होगा, बहुत सी SAR1 आती जाएंगी और इसमें इंसर्ट होती चली जाएंगी, जिसको आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ईआर की मेम्ब्रेन ही है। ओके, और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हो ये कुछ और नहीं है, ये SAR1 ही है जो आकर यहाँ पर इंसर्ट हुई है। तो ये क्या है, ये भी SAR1 है, ये भी SAR1 जो मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स हैं, और चूँकि इनका अगर आप देखो एन टर्मिनस हाइड्रोफोबिक डोमेन कैसा है, ओपन कन्फर्मेशन में है, और इसी की मदद से इसमें इंसर्ट है। तो ये अभी कैसी है, एक्टिव है, मतलब ये अभी जीटीपी बाउंड फॉर्म में है। इस तरीके से ये जो SAR1 है ये मेम्ब्रेन में इंसर्ट होती जाएगी। अब इंसर्ट होने के बाद ये करती क्या है, तो ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें होता क्या है कि ये जो SAR1 है इसकी मदद से अब जो वेसिकल्स है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। SAR1 जब बाइंड करती है तो SAR1 की वजह से अब यहाँ पर जो सेक23 और 24 है उनकी बाइंडिंग होती है। मेनली अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये जो SAR1 है, इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर दिखाया गया है, ये SAR1 है, इस SAR1 के साथ इंटरेक्ट करती है सेक23। ठीक, जो वेसिकल्स की प्रोटीन्स है जिनसे वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और सेक24। तो ये जो सेक24 आप देख रहे हो स्पेशली ये जाकर जो ये सिग्नल सीक्वेंस है, जैसे मान लीजिए ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, ठीक, तो इसमें यहाँ पर कोई ना कोई सिग्नल सीक्वेंस होगा, उस सिग्नल सीक्वेंस के साथ सेक24 इंटरेक्ट करती है, जबकि SAR1 के साथ सेक23 इंटरेक्ट करती है, और इस तरीके से SAR1 की मदद से धीरे धीरे जो ये वेसिकल्स है ये बनने लगती हैं। ठीक, कंप्लीट वेसिकल्स जब बन जाएंगी तो वेसिकल्स का पिंच ऑफ होगा, मतलब ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। अब पिंच ऑफ होने के बाद ये वेसिकल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो मायोसिन 5 जो मोटर प्रोटीन्स है उसको रिक्रूट किया जाता है, ताकि ये जो वेसिकल्स हैं इनको इनकी जहाँ पर इन्हें पहुँचना है वहाँ तक इन्हें पहुँचाया जा सके, जहाँ की ये प्रोटीन्स है उस जगह पे आसानी से जा सके। तो उन मोटर प्रोटीन्स की मदद से इन्हें जो भी टारगेट ऑर्गेनल्स है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जैसे मान लीजिए सिस गोल्गी तक ये वेसिकल्स गई, अब क्या होगा, चूँकि ये सिस गोल्गी में पहुँची हैं तो अब यहाँ पर इस जो ये वेसिकल्स बनी है इसका डिसअसेंबली होगी, मतलब ये जो वेसिकल्स जो है इसकी डिसअसेंबली हो जाएगी। बात ही आती है कि डिसअसेंबली हो क्यों रही है, तो होता ये है कि जब वेसिकल्स फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन में आप ये जो देख रहे हैं इस तरीके से, ठीक, यहाँ पर मेम्ब्रेन फ्यूजन के लिए कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती हैं जिसे आप स्नेयर प्रोटीन्स कहते हैं। अब ये स्नेयर प्रोटीन्स, अभी ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, कोड डिसअसेंबली हो गई, मतलब ये जो सेक23 या सेक24 जो प्रोटीन्स थी जिनकी मदद से यहाँ पर वेसिकल्स बन रही थी उनको यहाँ से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया,
क्योंकि अगर आप इनको नहीं हटाओगे तो ये जो स्नेयर है जिनका काम होता है वेसिकल्स फ्यूजन करना, ये तो सरफेस पे आ ही नहीं पाएंगी। अगर ये पूरी तरीके से कवर रहेंगी Sec23 और 24 और भी जो प्रोटीन्स है वेसिकल्स प्रोटीन्स उनकी मदद से, तो क्या ये जो वेसिकल्स बनी है इसका फ्यूजन हो पाएगा गोल्गी की मेम्ब्रेन के साथ? नहीं हो पाएगा। इस वजह से जैसे ही अपने टारगेट ऑर्गेनल्स के पास पहुंचती हैं तुरंत ही इनकी डिसअसेंबली का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब डिसअसेंबली कैसे स्टार्ट होती है? तो डिसअसेंबली के लिए यहाँ पर ये प्रोटीन्स होती है SAR1, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे। इस SAR1 की है क्या? जी प्रोटीन्स। तो इसके पास होती है GTPase एक्टिविटी। ठीक, अब उस GTPase एक्टिविटी की मदद से क्या होगा? GTPase एक्टिविटी सभी को खैर पता होगा, सभी ने इतनी तो सेल सिग्नलिंग पढ़ी है। तो SAR1 के पास जो GTPase एक्टिविटी है उसकी मदद से ये खुद के GTP का हाइड्रोलिसिस करेगी। ठीक, यहाँ पर इसके साथ जो GTP जो बाइंड था उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, वो GTP GDP कन्फर्मेशन में आएगा, और जैसे ये GDP कन्फर्मेशन में आती है तुरंत ये फिर से पहले जैसी हो जाएगी, इस कन्फर्मेशन में आ जाएगी। तो ये कन्फर्मेशन तब है जब ये GDP के साथ एसोसिएटेड थी, लेकिन जब ये GTP के साथ एसोसिएटेड होती है तब ये कुछ इस तरीके से मेम्ब्रेन में धसी है। तो मतलब यहाँ पर ये जो है ये अभी GTP के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन इस जगह ये इसका GTP का हाइड्रोलिसिस हो चुका है और ये GDP कन्फर्मेशन में आ गई है, मतलब कि इनएक्टिव हो गई है। तो यहाँ पर SAR1 GTPase एक्टिविटी की मदद से जो इसमें GTP लगा है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, SAR1 GDP में चेंज होगी, और जैसे ही GDP में चेंज होती है एन टर्मिनस ये जो हाइड्रोफोबिक सीक्वेंस था ये तुरंत फिर से फोल्ड हो जाएगा, और जिसकी मदद से मेम्ब्रेन में इंसर्ट हुई थी अब ये इंसर्ट नहीं हो पाएगी, ये हट जाएगी। जब ये हट जाएगी तो इसी के साथ कौन जुड़ा था? Sec23 और 24, तो वो भी हट जाएंगे, और फाइनली यहाँ पर वेसिकल्स कैसी हो जाएगी? अनकोटेड वेसिकल्स हो जाएगी। ठीक, ओके। अब मेन पॉइंट, जैसे आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि जो SAR1 है या ARF है, प्रोसेस देखिए दोनों का एक ही जैसा होता है। जो वेसिकल्स फ्यूजन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं एंटीरोग्रेड में, सेम वैसे ही रेट्रोग्रेड में होता, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। ठीक, थोड़ा बहुत बस अंतर यही है कि प्रोटीन्स थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं, यहाँ SAR1 है तो वहाँ पर ARF है। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे आपसे कहा जाए कि SAR1 और ARF जो कि जी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रही हैं रेट्रोग्रेड और एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट में, अगर इनका म्यूटेटेड वर्जन है, मतलब कि ये म्यूटेटेड हो चुकी हैं, जिनकी वजह से जो इनकी GTPase एक्टिविटी है वो अब काम करना बंद कर रही है। ठीक, जो GTPase एक्टिविटी जिसकी मदद से वेसिकल्स की डिसअसेंबली होती थी, ठीक, वो GTPase एक्टिविटी चूँकि ये जी प्रोटीन्स म्यूटेटेड है, म्यूटेशन की वजह से अब इनकी जो GTPase एक्टिविटी है वो काम नहीं कर रही है, इनका GTP हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? तो हमारा आंसर ये होगा कि यहाँ पे वेसिकल्स कोट तो बन जाएगा बिना किसी दिक्कत के, पिंच ऑफ भी हो जाएगा, पर वेसिकल्स का फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, वेसिकल्स कभी भी फ्यूज नहीं करेगी। जैसे अगर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ये जो कोट डिसअसेंबली आप देख रहे हैं, ये जो वेसिकल्स की डिसअसेंबली हो रही है, अनकोटेड जो वेसिकल्स ये बनी है, ये क्यों बनी है? ये तो तभी बनी है ना जब GTPase एक्टिविटी काम कर रही है। ये तब बनी ना जब SAR1 की जो GTPase एक्टिविटी है उसकी मदद से जब GTP का हाइड्रोलिसिस हुआ, और GTP का हाइड्रोलिसिस होने के बाद ही अनकोटिंग हो पाई है। अगर आप GTPase एक्टिविटी को रोक दो, ठीक, म्यूटेट कर दो, या आपसे कह दिया जाए कि SAR1 ARF जो है वो म्यूटेटेड है, GTP हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है, या ये कह दें कि यहाँ पर एक नॉन हाइड्रोलाइजेबल GTP का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब एक ऐसा GTP गामा एस जो नॉन हाइड्रोलाइजेबल है, जो टूटेगा ही नहीं कभी GTP में, तो इन सभी कंडीशन में वेसिकल्स बन जाएगी, वेसिकल्स पिंच ऑफ हो जाएगी, मतलब कि वो सेपरेट भी हो जाएगी ER से, पर इस वेसिकल्स को जहाँ फ्यूज होना चाहिए था वहाँ ये फ्यूज नहीं होगी। ठीक, तो ये चीज़ देखी जाती है। अब वेसिकल्स की अनकोटिंग हो गई,
अनकोटिंग होने के बाद अब स्टार्ट होता है वेसिकल्स का फ्यूजन। ठीक, जो भी टारगेट ऑर्गेनल्स है उसके साथ इसको फ्यूज करना है, और जो भी इस वेसिकल्स में प्रोटीन्स है उस प्रोटीन्स को पहुंचाना है उस टारगेट ऑर्गेनल्स तक। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे वेसिकल्स फ्यूजन में मेनली यहाँ जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है वो होती है रैब, ये भी रैब सुपर फैमिली मेंबर ही है। ठीक है, रैब सुपर फैमिली मेंबर ही है ये। और इसके साथ जैसे अगर ईस्ट में देखा जाए तो यहाँ पर SEC4 होगा, मेमेलियन सेल में रैब5 होगा, लेकिन ये मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स है जैसे कि SAR1, ARF, रैब, रैफ, रैन, ये सारी की सारी रैब सुपर फैमिली मेंबर में ही आती हैं। अब इस रैस का काम क्या होता है, तो ये अब इसके पास अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये एक होता है आइसोप्रोनाइड एंकर, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इसके पास एक आइसोप्रोनाइड एंकर होता है और ये आकर इस जगह पे आकर बाइंड कर जाती है। स्टार्टिंग की कंडीशन में यहाँ पर ये जो आप GTP देख रहे हैं GTP नहीं होता है, ये शुरुआत की कंडीशन में ये रेड GDP कन्फर्मेशन में आकर ये जो इसके पास आइसोप्रोनाइड एंकर है उसकी मदद से ये वेसिकल्स की मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाती है या थेथर्ड हो जाती है। अब उसके बाद जब ये रेड GDP कन्फर्मेशन में इंसर्ट हुई तो यही मेम्ब्रेन में होता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जिसकी मदद से जो इसमें ये जो GDP लगा है उसको GTP से एक्सचेंज किया जाता है, तब ये रैब GTP कन्फर्मेशन में आती है। फिर जब ये रैब GTP कन्फर्मेशन में आएगी फिर ये अपने इफेक्टर रैब फैक्टर जो हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, देखिए रैब फैक्टर की अगर बात करें तो होता ये है कि ये जो रैब GTP आप देख रहे हैं ये उसी ऑर्गेनल्स के रैब फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करेगी जिसकी प्रोटीन से लेके आ रहा है। ऐसा नहीं होगा कि वेसिकल्स है तो कोई भी रैब फैक्टर होगा उसके साथ ही बाइंड कर जाएगी। ठीक, तो ऐसा नहीं होता है। खैर, तो यहाँ पर ये जो रैब अब जो है ये अब किस कन्फर्मेशन में है, GTP कन्फर्मेशन में। ठीक, और ये जो रैब फैक्टर है ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी। इस इंटरेक्शन की वजह से होता क्या है कि यहाँ पर अब वेसिकल्स फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, कैसे होगा वेसिकल्स फ्यूजन, तो वेसिकल्स फ्यूजन के समय अगर आप देखो तो ये जो आप देख रहे हैं ये है वेसिकल, ये जो आप वैम्प देख रहे हैं इसे बोला जाता है वेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, या शॉर्ट फॉर्म में आप इसे वी स्नेयर भी कह सकते हैं। ठीक, और ये है टारगेट सेल जहाँ से इस वेसिकल्स को फ्यूज होना है, तो ये है टी स्नेयर जिसे आप सिंटैक्सिन नाम दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर सिंटैक्सिन के साथ साथ एक प्रोटीन्स और होती है जिसे SNAP25 कहा जाता है। तो इन तीनों की मदद से वेसिकल्स का फ्यूजन होता है, चाहे यहाँ हो एंटीरोग्रेड में हो, चाहे रेट्रोग्रेड में हो, चाहे कहीं पर भी हो, या क्लैटिन कोडेड वेसिकल्स के फ्यूजन हो। वेसिकल्स फ्यूजन का प्रोसेस सभी के लिए बराबर है, कोई अंतर नहीं आता, एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, तो वी स्नेयर, टी स्नेयर में सिंटैक्सिन और ये जो SNAP25 है, इन प्रोटीन्स की मदद से क्या किया जाता है, वेसिकल्स का फ्यूजन होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो CSIR नेट का इवनिंग सेशन था उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें जो ऑप्शन बने थे उसमें से एक ऑप्शन इसी पॉइंट से रिलेटेड था, मतलब ये जो मेम्ब्रेन फ्यूजन इसी टॉपिक से रिलेटेड था। तो इसमें मेन आपको देखना क्या है, जो फिगर है बस वही चीज़ याद रखनी है। अगर आप, ज़रूरी नहीं कि आप थ्योरी पढ़ो, फिगर में हर चीज़ होती है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। वैम्प में अगर आप देखो तो यहाँ पर एक सिंगल अल्फा हेलिक्स आपको दिख रहा है, एक ये है, एक सिंटैक्सिन का है 2। ठीक, स्नैप के कितने हैं 2, टोटल अगर अल्फा हेलिक्स की बात की जाए तो कितने हैं 4। ठीक, अब अगर ये आपस में क्वाइल होंगे तो यहाँ पर कितने अल्फा हेलिक्स का बंडल बनेगा, 4 अल्फा हेलिक्स का बंडल का फॉर्मेशन होगा। जो क्वेश्चन पूछा गया था इस बार इवनिंग सेशन में उन्होंने दिया था 2 अल्फा हेलिक्स बंडल फॉर्मेशन होता है, जो कि गलत था। ठीक, तो बस उसमें यही पता लगाना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो यहाँ पर वेसिकल्स फ्यूजन में हमेशा 4 अल्फा हेलिक्स बंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब
होता क्या है कि ये जो आप अल्फा हेलिक्स देख रहे हैं, इनकी क्या होती है, कॉइलिंग होती है। जब रैप अपने रैप फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वेस्कस टारगेट के पास आ गई, टारगेट मेम्ब्रेन के पास। और ये जो अल्फा हेलिक्स है, इनमें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉइलिंग होती है। उस कॉइलिंग की वजह से, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि ये वी स्नेयर है, ये टी स्नेयर है, ये स्नैप है। टोटल अगर आप देखिए तो यहाँ पर 4 अल्फा हेलिक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और इनके आपस में कॉइलिंग होगी, काफ़ी ज़्यादा कॉइलिंग। मतलब इतनी ज़्यादा कॉइलिंग होती है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है, निगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, वो भी काम नहीं करता। ठीक, अगर आप इस मेम्ब्रेन की बात करिए तो यहाँ पर क्या होते हैं, फॉस्फेट, उसमें कैसा है, निगेटिव चार्ज। ऊपर जो वेस्कल्स की मेम्ब्रेन है उसमें भी क्या है, निगेटिव चार्ज। ठीक, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लग रहा था, ठीक, यहाँ पर जो फॉस्फेट के निगेटिव चार्ज की वजह से एक रिपल्सन फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि निगेटिव निगेटिव है ना, एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए था। लेकिन यहाँ ये जो कॉइलिंग हो रही है इन अल्फा हेलिक्स की, ठीक, इस कॉइलिंग की वजह से इतनी ज़्यादा कॉइलिंग हो जाती है कि ये इस वेस्कल्स के मेम्ब्रेन को और इस मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन को इतना पास पास खींच लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ले आते हैं, और इतना क्लोज ले आते हैं कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। ठीक, बीच में जो भी कंटेंट होता है जैसे वाटर वाटर, ये सब हट जाता है और फाइनली ये फ्यूज हो जाएगा। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर भी ये फ्यूज हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर वेस्कस फ्यूजन होता है। ठीक, वेस्कस फ्यूजन होने के बाद जो प्रोटीन्स, जैसे मान लीजिए इस वेस्कस में जो भी प्रोटीन्स थी वो फिर पहुँच गई, ईआर से प्रोटीन्स लाई गई और कहाँ चली गई, सिस गोल्गी में। एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे कहा जा रहा है, ईआर से सिस गोल्गी में प्रोटीन्स पहुंच गई। अब प्रोटीन जब सिस गोल्गी में चली गई तो अब इसके बाद क्या करना होता है कि ये जो आप देखते हैं, जो अभी आप पढ़ रहे थे 4 अल्फा हेलिक्स बंडल बन रहे थे, जैसे मान लीजिए ये जो आप कॉइलिंग देख रहे थे, ये जो कॉइलिंग हुई है, ठीक, इस कॉइलिंग को फिर से ख़त्म किया जाता है, अल्फा हेलिक्स को रिलैक्स किया जाता है ताकि और जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ ये, मतलब जो वेस्कल्स आ रही है वो फ्यूज हो सके। मतलब ये वाली जो स्टेज है, इसको फिर से इस वाली स्टेज में लाया जाता है। ठीक, जो ये काफ़ी ज़्यादा कॉइलिंग हो रही है, इसको फिर से इस वाले स्टेज में लाया जाता है ताकि और जो वेस्कल्स हैं वो आसानी से फ्यूज हो सके। अगर इस तरीके से कॉइल फॉर्म में ही रहेंगे तो फिर और जो प्रोटीन्स आ रही हैं उनको कैसे अंदर तक पहुंचाया जाएगा। इस वजह से इनको फिर से रिलैक्स किया जाता है। तो उसमें फिर मदद करता है एनएसएफ। एनएसएफ को बोला जाता है नेम सेंसिटिविटी फैक्टर्स, या नेम सेंसिटिविटी फैक्टर्स। नेम का अगर फुल फॉर्म देखें तो इसे बोला जाता है एन एथाइल मेलेनिमाइड। ठीक, नेम सेंसिटिविटी फैक्टर्स। तो ईस्ट के केस में यहाँ पर सेक 18 हो सकता है। अब ये जो एनएसएफ है, इसके बारे में अगर बात करो तो ये कैसा है, हेक्सामर। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी सब यूनिट है, 6। इस वजह से ये कैसा है, हेक्सामर है। और सारी यूनिट कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। तो ये हेक्सामर प्रोटीन्स होती है एनएसएफ। एनएसएफ इस अल्फा स्नैप की मदद से किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो स्नेयर है उनके साथ। ठीक, स्नेयर के तो अल्फा हेलिक्स हैं तो स्नेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। अब जब ये इंटरेक्ट कर जाएगा उसके बाद एटीपी की एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा और उससे जो एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये जो स्नेयर है उसकी डिसअसेंबली होगी या इसकी अनकॉइलिंग होगी और ये फिर से पहले जैसे रिलैक्स स्टेज में आ जाएंगे ताकि जो प्रोटीन्स है वो फिर से जाकर इनके साथ, मतलब प्रोटीन जो है उसका ट्रांसपोर्ट हो सके, वेस्कस फ्यूजन आसानी से हो सके। तो इस तरीके से पूरा जो एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट है वो देखने को मिलता है। ठीक, आप इतना जितना आपको ये बताया गया, आप इतना ही अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी आपके CSIR के जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैं यूनिट वाइज पेड लेक्चर सीरीज जो है उसको स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए, जैसे मेनली अभी मैं यूनिट जो लेके चल रही हूँ क्योंकि अभी जो टाइम है वो ऐसा है कि मतलब नया कोर्स तो पूरा नहीं स्टार्ट कर सकते, हाँ यूनिट वाइज के बेसिस पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादा यूनिट मैंने नहीं स्टार्ट करी हैं, सिर्फ सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी,
मेटाबॉलिज्म और सेल सिग्नलिंग, ये 4 यूनिट हम लेके आ रहे हैं और इसमें आपको पूरा डिटेल में हर चीज़ बताई जाएगी। साथ ही साथ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कराए जाएंगे और इसके साथ साथ आपका टेस्ट भी होगा। तो ये लाइव क्लासेस होंगी और वीकली यहाँ पर टेस्ट रहेगा। और फीस जो है पर यूनिट की, जैसे अगर आप सेल बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे। 2500 रुपये पर यूनिट का रखा गया है। और ठीक, अगर आप 1 यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो 1 पढ़ लीजिए, 2 पढ़ना चाहते हैं तो 2 पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से मैंने ये रेट रखे हैं। तो अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है ठीक इन लेक्चर सीरीज को लेने के लिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया है, उसको आप फिल कर लीजिएगा और उसी की मदद से फिर मैं आपको सारी जो डिटेल है वो मेल के थ्रू सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो ये मेरी पेड क्लासेस की डिटेल है। और मेरे बारे में खैर सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादातर सभी को पता होगा। मैं अनअकैडमी पढ़ाती थी, 3 साल से मैं अनअकैडमी पढ़ा रही थी, लेकिन अब मैंने अनअकैडमी खैर छोड़ दी है। अब मैं खुद अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो अनअकैडमी में बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ वो खैर मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक, तो इसके अलावा मेरा नेट CSI या नेट क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है। और इन सभी यूनिट को मैं बहुत डिटेल में, जैसे मैंने अभी ये टॉपिक पढ़ाया है सेम उसी तरीके से मैं हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करूँगी और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे बताए जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और फीस जो है वो 2500 रुपये रखी गई है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। और जिनको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लेक्चर को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।